अरे भाई लोग, सोलो लिविंग रेगोर के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में याद है ना, वो बेस्ट मोनार्क वाला सूट जो एक हंटर पर कब्जा जमाए हुए था। सू ने उसको आराम से हरा कर अपना बना लिया था। और मजे की बात, वो सूट बात भी करता है और बेस्ट मोनार्क का पक्का फैन है। इसी के बाद हमने देखा था कि कोरिया का हनमो गिल्ड सू को अपने गिल्ड में खींचने के लिए पागल हुआ पड़ा है, बस अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है तो अलग अलग गिल्ड्स सू को इनविटेशन भेज रहे हैं। हाइना गिल्ड वाले सोच रहे हैं कि अगर उसको यम्मो गिल्ड से ऑफर मिला है तो वो खुशी से उछल पड़ेगा। लेकिन सू ने ना सिर्फ उन्हें बल्कि सारे मेजर गिल्ड्स को मना कर दिया। उसे किसी का हिस्सा नहीं बनना, वो अकेले ही काम करना चाहता है। बाकी हंटर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि बिना गिल्ड के हंटर रहना तो बेवकूफ़ी है, और जल्दी ही सू को पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम देखते हैं कि सू अपने साथी बेरो से कह रहा है कि डंजन से लौटने के बाद उसे इतने सारे गिल्ड इनविटेशंस आ चुके हैं, लेकिन उसका मन है ही नहीं किसी को ज्वाइन करने का, क्योंकि उसे लगता है कि गिल्ड में जाने से उसकी लेवल अप की स्पीड स्लो हो जाएगी। तभी वो रकान के फैंग वाले सूट से कहता है कि क्यों ना शैडो मोनार्क और बेस्ट मोनार्क की टीम बना लें। ये सुनकर सूट हैरान हो जाता है। मन ही मन सोचता है कि ये लड़का कितनी बड़ी बड़ी बातें बिना सोचे बोल देता है। फिर कहता है कि टीम अप हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर, उसे रकान की सेंचुरी तक जाना पड़ेगा। सूट बताता है कि सेंचुरी असल में एक फील्ड टाइप डंजन है जो कभी ओपन हुआ था, लेकिन हंटर्स ने वहां के मॉन्स्टर्स को साफ कर दिया था और अब वो खाली पड़ा है। रकान की अपनी एक सेंचुरी है और वहीं जाने के बाद ही सूट टीम अप करेगा। सू अपने अंकल को मैसेज करके कह देता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और निकल पड़ता है उस जगह जहां कभी रकान का शाइन हुआ करता था। वहां पहुंचने पर उसे एक नोटिस बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा है कि ये हाइना गिल्ड की प्रॉपर्टी है और बिना परमिशन घुसना इलीगल है। सू सोच में पड़ जाता है, लेकिन बेरो बोलता है कि अगर अंदर नहीं जा सकते तो कहीं और लेवल अप करते हैं। मगर सू का तो इरादा अंदर घुसने का ही है। वो सीसीटीवी और बाकी मॉनिटरिंग मशीनें तोड़ देता है ताकि कोई सबूत न बचे। ये देख बेरो हंसते हुए कहता है कि सू का तरीका बिल्कुल उसके बाप जैसा है। अंदर घुसने के बाद सू नोटिस करता है कि पूरा इलाका मिस्ट से भरा है। बेरो बताता है कि ये आउटर रेल का मैजिक है जो डायमेंशन बैरियर को तोड़ता है और रिफ्ट बनाता है। इसी तरह से वो अपनी सेंचुरी से धरती तक पहुंच पाया था। फिर पता चलता है कि बाहर के रेल के गॉड्स पूरी डायमेंशन में एक बड़ा होल बनाना चाहते हैं ताकि अपनी आर्मी यहां भेज सकें। सू स्माइल करते हुए कहता है कि अगर कोई पावरफुल बीइंग यहां आने वाला है तो उसे टाइम तो बहुत लगेगा। और तभी सामने से ढेर सारे क्रीचर्स आने लगते हैं। भाई, अब सीन बड़ा ही मूवी टाइप हो गया है। सू के सामने ढेर सारे मॉन्स्टर्स खड़े थे अटैक के लिए तैयार। तभी रकान का फैंग बोलता है कि टाइम आ गया है, अब हम दोनों मिलकर अपना असली पावर दिखाते हैं। लेकिन सू आराम से बोल देता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हें मेन वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सुनकर फैंग थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या? सू फिर बिना हथियार के ही फाइट शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते बोलता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि फ्यूचर में किस तरह के कॉम्बैट अटैक्स यूज करेगा। बीच में वो रैंडम सूट उठाकर स्टम्प स्लैश मारता है। फिर अपने हाथों में वही गॉन्टलेट पहन लेता है जो उसने पिछले साल अपने शैडो से ट्रांसफॉर्म करके बनाया था। अलग अलग तरीके से अटैक करते हुए बोलता है कि ये है उसका नया कॉम्बो। रकान का फैंग देखता है और बोलता है कि ये पावर शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन से आ रही है। सू सारे मॉन्स्टर्स को धूल चटा देता है, फिर उनके शैडो एक्सट्रैक्ट करके अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। अब उसके पास 5 सोल्जर्स हो जाते हैं। बेरो बोल देता है कि 5 सोल्जर्स? हमारे ग्रेट लॉर्ड के पास तो मिलियंस में होते हैं। सू गुस्से में, चुप कर बेरो। इसके बाद सू और बेरो सेंचुरी का गेट ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो कुछ बंदे देखते हैं जो रात के वक्त काम कर रहे हैं। सू सोचता है कि इतनी रात को कौन मॉन्स्टर हंट करता है, दिन में करना तो सेफ है। तभी एक गाड़ी आती है और उसमें से कुछ लोग उतारे जाते हैं, ज्यादातर लड़कियां। सू को समझ आ जाता है कि ये किडनैपिंग है। बेरो बोलता है कि यहां हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन पलटकर देखता है तो सू पहले ही वहां जा चुका होता है। पीछे से बेरो अपने मन में सू की फैमिली का फ्लैशबैक करता है। उसका बाप एक पावरफुल डायरेक्टिव, उसका दादा एक लेजेंडरी फायर फाइटर, और खुद सू 21 साल की उम्र में वैसा ही बन चुका है। किडनैपर्स लड़कियों से बदतमीजी कर रहे होते हैं, तभी सू पीछे से आता है और एक पंच में उन्हें गिरा देता है। बेरो बैकग्राउंड में बोलता है कि सू जहां भी अन्याय देखता है, सोचता नहीं, सीधा मदद के लिए भाग पड़ता है। सू खुद सोच रहा है कि बिना सोचे अटैक कर दिया और ये जगह किसी और गिल्ड की है, पकड़ा गया तो फंस जाएगा। इसलिए वो मास्क पहन लेता है और अपनी शैडो आर्मी के साथ किडनैपर्स को घेर लेता है। वो बोलता है कि तुम लोग किडनैपिंग कर रहे हो और ऊपर से हाइना गिल्ड के मेंबर हो, ये छुपकर गंदा काम कर रहे हो। सामने से हाइना गिल्ड वाले चिल्लाते हैं कि वो उनके एरिया में घुसा है और इल्लीगल तरीके से उन पर आरोप लगा रहा है। सारे के सारे उस पर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन सू पहले ही उनके स्टैट्स देख लेता है। अवरेज में डी रैंक हंटर्स हैं। वो सोचता है कि थोड़ा होल्ड बैक करना पड़ेगा, फिर भी एक एक को उठाकर पटक देता है। बेरो देख के हैरान है कि डी रैंक हंटर्स सू के सामने टिक भी नहीं पा रहे हैं।
सबको हराने के बाद सू उन्हें बांध देता है और होस्टेज को छोड़ देता है बिना अपनी पहचान बताए। जाते जाते वो सोचता है कि हाइना गिल्ड के मेंबर्स ये सब कर ही क्यों रहे थे। तभी रकान का फैंग कहता है कि जिस वजह से वो यहाँ आए थे उसे वो अब महसूस कर सकता है। उसे रकान की सेंचुरी का लोकेशन मिल गया है। वहां पहुंचते हैं तो सू नोटिस करता है कि वहां ढेर सारी दवाइयां और इंजेक्शंस पड़े हैं, जैसे कि होस्टेस को यहाँ लाकर कुछ किया जाता हो। बेरो अचानक फील करता है कि यहाँ कोई अजीब सी ऑरा है। सामने एक केज में पप्पी बंद है। सू सोचता है कि हाइना गिल्ड वाले एक पप्पी को बंद क्यों करेंगे, लेकिन फैंग बताता है कि वो पप्पी नहीं बल्कि एक यंग वुल्फ है, बीस्ट किंग रकान का डिसेंडेंट। तो सीन कुछ ऐसा है कि रकान की हार के बाद उसे पता था कि उसकी लाइफ अब बचने वाली नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी ब्लड लाइन खत्म हो जाए। इसलिए उसने अपने डिसेंडेंट को बचाने के लिए गार्ड असाइन किया था, ताकि उसके ब्लड से एक और फैंगलॉर्ड जन्म ले सके। रकान का फैंग खुद मानता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि फैंगलॉर्ड यहाँ पैदा होगा, लेकिन मन ही मन हमेशा यही चाहता था कि रकान की ब्लड लाइन जिंदा रहे। सू उस कमजोर और घायल से यंग वुल्फ को अपनी गोद में उठा लेता है। उसका हाल बहुत बुरा था, इतना कि बेरू कह देता है ये कभी भी मर सकता है। बेरू पूछता है कि अब क्या करेंगे। तभी सू को अचानक कुछ महसूस होता है और वो पलट कर देखता है, वहां एक मॉन्स्टर खड़ा है जो कह रहा है कि हाइना गिल्ड के लोग निकम्मे हैं और बेकार हैं। यहीं पता चलता है कि हाइना गिल्ड वाले इसी मॉन्स्टर के लिए काम कर रहे थे। रकान का फैंग उसे पहचान लेता है और बोलता है, ब्रॉकी तू अभी भी जिंदा है। असल में यही ब्रॉकी उस गार्ड का नाम है जिसे रकान ने डिसेंडेंट की रक्षा के लिए भेजा था। लेकिन ब्रॉकी की हालत देखकर साफ था कि उसने अपनी ड्यूटी निभाई ही नहीं। सू को देखते ही ब्रॉकी उस पर अटैक करता है। अटैक इतना जोरदार होता है कि सू उसे डॉज करने के बावजूद दूर जा गिरता है और खुद मानता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे हैवी हिट था। इसी बीच बेरू कहता है कि उसने यहां जो फेंट ऑरा महसूस की थी वो इथालिम की है। इथालिम यानी आउटर गॉड, मतलब ब्रॉकी किसी तरह आउटर गॉड से जुड़ा हुआ है। फैंग बार बार ब्रॉकी से पूछता है कि तू डिसेंडेंट की रक्षा क्यों नहीं कर रहा, तो ब्रॉकी कहता है कि कमजोर हमेशा स्ट्रांग के नीचे रहता है और उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन ये डिसेंडेंट इतना कमजोर है कि वो इसे खाकर खुद रकान का असली वारिस बनना चाहता है। जैसे ही ब्रॉकी यंग वुल्फ को खाने वाला होता है, सू अपनी रूलर्स अथॉरिटी से एक स्लैश मारता है और डिसेंडेंट को छुड़ाकर सेफ जगह पर रख देता है। फिर कहता है कि ये पहली बार होगा जब एक शैडो मोनार्क और फैंग मिलकर अलायंस बनाएंगे। साथ ही आउटर गॉड्स का कनेक्शन देखकर उसे अपने बाप तक पहुंचने का पहला क्लू मिल जाता है। ब्रॉकी गुस्से में पागल हो जाता है और एक इमरजेंसी क्वेस्ट ट्रिगर हो जाता है, हंट द हाइना ब्रॉकी। यहीं सू को समझ आता है कि हाइना गिल्ड का नाम असल में ब्रॉकी से ही आया है। लेकिन फिर बंधे हुए हाइना गिल्ड के लोग ब्रॉकी से कहते हैं कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, हमें छोड़ दो, हम मिलकर इसको हराएंगे। ब्रॉकी बिना समय गवाए उन सबको एक ही बाइट में चबा जाता है, सिर अलग कर देता है। ये देखकर सू पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन तुरंत काउंटर अटैक करता है। ब्रॉकी आराम से उसका अटैक डॉज कर देता है। सू गुस्से में पूछता है, तुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे कारणों से मारना सही है? और ब्रॉकी ठंडे अंदाज में जवाब देता है, जो इंसान है। अरीना में भारी खामोशी थी, हवा में खून की गंध और हर वार में मौत की आहट। एक तरफ ब्रॉकी खड़ा था, उसकी ठंडी नजर और भारी आभाग चारों तरफ फैल रही थी। दूसरी तरफ सू था, थकी हुई सांसों के बावजूद उसकी आंखों में अब भी हार न मानने वाली जिद चमक रही थी। ब्रॉकी हल्की मुस्कान के साथ बोला, यूजलेस, स्ट्रांग लोग किसी परमिशन का इंतजार नहीं करते। और अगले ही पल दोनों एक दूसरे की ओर झपटे। स्टील की टक्कर, हवा में उड़ती धूल और हर वार में गूंजती गड़गड़ाहट ने माहौल को और भी इंटेंस बना दिया। सू ने अपने स्टॉर्म स्लैशेस का इस्तेमाल किया, लेकिन ब्रॉकी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ब्रॉकी हल्के से हंसा और बोला, ओह, तेरे पास जीएस है? फैंग मुनाक का रिलिक? वो तो साइड में पड़ा शाहिद रो रहा है। बात खत्म होते ही उसने आगे बढ़कर मुनार्क के फैंग के तलवार को पैरों तले कुचल दिया। सू की आंखें एक पल के लिए सदमे में जम गईं, लेकिन उसने दांत भींचकर कहा, यह खत्म नहीं हुआ, और जोर से चिल्लाया, स्पिन। ब्लेड उसके शरीर में धंसा था और ब्रॉकी घूमते हुए वार करने लगा। रकान का फैंग दर्द में गरजा, ब्रॉकी, तू ऐसा क्यों बदल गया? पहले तो लॉर्ड रकान का सम्मान करता था। ब्रॉकी ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ करता था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में लाल आग भड़क उठी। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने कभी रिस्पेक्ट किया ही नहीं। क्या तुझे लगता है मैं कमजोर रहूंगा अंडर किसी के? नेवर। ये कहकर उसने रकान के फैन को तोड़ डाला और फिर एक भारी वार सू पर किया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। सू करहाते हुए बोला, मेरी हड्डियां सब टूट गईं। वो हार मानने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर चमकी।
सुंग जिनजू, उसका पिता, आउटर गॉड के सामने खड़ा था। सू ने अपने आप से कहा, अगर वो वहां लड़ रहा है तो मैं यहां नहीं गिर सकता। उसकी आंखों में एक नई आग जल उठी। ब्रॉकी रकान के डिसेंडेंट की तरफ देखता है और कहता है, तुमको सरवाइव करना पड़ेगा। फ्यूचर में स्ट्रांग बनो, अच्छे से काम करो। क्यों ना तुम रकान की जगह ले लो। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक रकान का डिसेंडेंट ठिठकता है, जैसे उसे कोई अजीब सी एनर्जी महसूस हुई हो। उसी वक्त कुछ रहस्यमयी बींग्स वहां आ जाते हैं। जैसे ही वो औरत नजर आती है, ब्रॉकी अपने आप झुक जाता है और कहता है, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। ये बींग बहुत अजीब था। एक औरत थी, गोद में बच्चा, लेकिन वो बच्चा बच्चा नहीं था। वो बोल पड़ा, बस काफी है, ये जो बीस्ट है ये हमारे काम आ सकता है। अगले ही पल वो औरत ब्रॉकी की आंखों में किसी क्रिस्टल जैसा कुछ इम्प्लांट कर देती है। ब्रॉकी दर्द से चिल्ला उठता है और उसी दौरान उसे ऑर्डर मिलता है, आज से तुम्हारा काम है इंसानों को किडनैप करके हमारे पास भेजना। वो ये भी कहती है कि ये इम्प्लांट उसे ताकत देगा, पावर बूस्ट करेगा, लेकिन पावर इस बात पर डिपेंड करेगा कि यूजर कितना स्ट्रांग है। इम्प्लांट लगते ही ब्रॉकी की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। जो ब्रॉकी पहले था वो अच्छा था, वफादार था, लेकिन अब जैसे किसी और के कंट्रोल में आ गया हो। ये सब मेमोरीज देखकर सू शॉक में रह जाता है और बुदबुदाता है, जिसने उसकी आंखों में ये चीज डाली वही असली किल्प्रिट है। क्या वो इथालिम से जुड़ा है? सू मानता है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस दुश्मन को हरा सके। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पैनल खुलता है, क्वेस्ट, राइट टू रिक्रूट अ कंपेनियन। फिर दूसरा पैनल, बॉन्ड स्किल अनलॉक्ड, अब फैंग मोनार्क का डिसेंडेंट उसका कंपेनियन बन सकता है। सू स्किल एक्टिवेट करता है और एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। बेरू चौंक कर कहता है, हमारी यंग मोनार्क का फॉर्म बदल रहा है। रोशनी में खड़ा सू अब अलग ही लग रहा था, जैसे वो और फैंग मोनार्क का डिसेंडेंट एक हो गए हों। ब्रॉकी खुद को रोक नहीं पाता और सीधा अटैक करता है, लेकिन इस बार सू अलग था। उसके शरीर में बिजली जैसी हलचल, सेंसेस बेहद शार्प, मूवमेंट्स में जबरदस्त स्पीड। सू ने ब्रॉकी का हाथ पकड़कर कहा, मेरा शरीर अब प्रकाश की तरह है। ब्रॉकी हैरान था, क्या ये वही आदमी है जिससे मैं पहले लड़ रहा था? ये ऐसा बदल कैसे गया? लेकिन अब उसके पास कोई मौका नहीं था। सू हर वार में डोमिनेंस दिखा रहा था और आखिरी अटैक में उसने एक नया स्किल, मार्शल आर्ट का डेडली कॉम्बो इस्तेमाल किया। सिर्फ एक वार और ब्रॉकी वहीं खत्म। ब्रॉकी मरते हुए कहता है, लॉर्ड रकान, मैं आपको बचा नहीं पाया, माफ कीजिए। सू का फॉर्म वापस सामान्य हो जाता है और फैंग मोनार्क का डिसेंडेंट भी अब पहले से बड़ा और ज्यादा ताकतवर दिखने लगता है। लेवल अप नोटिफिकेशन के साथ सू बेरू से पूछता है, तुमने कहा था तुमने इथालिम की एनर्जी ब्रॉकी में महसूस की थी, है ना? वो हंटर्स कौन थे जिन्होंने उसकी आंखों में वो चीज डाली? क्या वो इथालिम से हैं? बेरू जवाब देता है, नहीं, आउटर गॉड्स ऐसे मूव नहीं करते, वो अपने सोल्जर्स भेजते हैं। शायद उन हंटर्स के काम का ताल्लुक किसी बड़े इन्वेंशन से है जो इस दुनिया में होने वाला है। सू सोचता है, तो आउटर गॉड्स के सोल्जर्स इस धरती पर आ चुके हैं, और अफसोस करता है कि काश उसके पास उनके बारे में और जानकारी होती। तभी बेरू कहता है, एक तरीका है, अगर मैं ब्रॉकी का कोर खा लूं तो उसकी सारी मेमोरीज मुझे मिल जाएंगी और मैं अपनी असली ताकत भी वापस पालूंगा। इसके बाद सू फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट से कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें एक जगह से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। डिसेंडेंट मुस्कुराते हुए हामी भरता है। तभी सामने एक गेट खुलता है और दोनों उसमें दाखिल हो जाते हैं। अब इस बार सूहू, बीस्ट मोनार्क डिसेंडेंट और भीरू लेकर शैडो डंजन की दुनिया में पहुंच जाता है। बेरू पूछता है कि हम अपने वर्ल्ड में वापस क्यों नहीं गए। सूहू बताता है कि वो इस डिसेंडेंट के लिए एक अच्छा घर ढूंढना चाहता है, क्योंकि अब उसका कोई नहीं बचा, न माता पिता न सेंचुरी, बस अब वो सिर्फ सूहू के साथ है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे डिसेंडेंट को एक नाम देने के लिए कहा जाता है। सूहू देखता है कि इसका रंग ग्रे जैसा है, तो वो इसका नाम रख देता है ग्रे। बेरू हंसते हुए कहता है कि यंग मोनार्क का नाम रखने का सेंस बिल्कुल उसके बाप जैसा है। सूहू ग्रे के लिए एक अलग इलाका बना देता है। फिर वो पूछता है कि ग्रे खाता क्या है। बेरू बताता है कि ये फैंग मोनार्क की ब्लड लाइन से है, तो इंसान, लिविंग बिंग्स, मॉन्स्टर्स और इस तरह की चीजें खा सकता है। सूहू कहता है कि ठीक है, यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स बचे हैं, तो ग्रे इनका क्लीन अप कर सकता है। और सच में ग्रे गॉब्लिन्स और बाकी मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है। इसके बाद सिस्टम फिर नोटिफिकेशन देता है कि सूहू को वुल्फ स्लॉटर नाम का टाइटल मिला है, मतलब वो वुल्फ टाइप दुश्मनों को मारने में एक्सपर्ट है। इससे उसकी स्ट्रेंथ 40% बढ़ जाती है। फिर सिस्टम एक नया मिशन देता है जिसमें कहा जाता है कि मोनार्क ब्लड लाइन के सभी वारिसों को ढूंढकर उन्हें टीम में जोड़ो। कुल 8 ब्लड लाइन है, जिनमें से एक ग्रे पहले से है और बाकी 7 को ढूंढना है।
बेरू यहाँ एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि संग जिनवू जो सूहू की पिता हैं के पास ये सिस्टम नहीं था। तुम्हारा लेवल अप सिस्टम खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। पहले ये सिस्टम आर्किटेक्ट ने बनाया था जिसका असली मकसद था संग जिनवू को जबरदस्ती शैडो मोनार्क का वेसल बनाना और फिर उसकी आत्मा को नष्ट करना। लेकिन जिनवू इतना ताकतवर बन गया कि उसने सिस्टम के खिलाफ जाकर खुद शैडो मोनार्क बनना चुना। अब तुम्हारे लिए सिस्टम अलग तरह से काम कर रहा है। ये तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारे हिसाब से अडॉप्ट होगा और नए फंक्शन सिर्फ मदद के लिए आएंगे। ये सुनकर सू सोचता है कि इसी वजह से उसका कोई क्लास अभी तक नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सिस्टम अभी खुद को उसके लिए सेट कर रहा है। सू उस वक्त सोच रहा था कि जब उसने मिस्ट वन को पहली बार देखा था तब वो कितना कमजोर था, कुछ भी करने लायक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लेवल अप करते करते, अनुभव जुटाते जुटाते वो आज यहाँ तक पहुंचाया है। अब वो स्किलफुल हो चुका है। लेकिन ब्रॉकी के साथ हुई पिछली लड़ाई ने उसे याद दिला दिया कि वो अभी भी बहुत पीछे है। वहां अकेले वो कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ इसलिए जीत सका क्योंकि फैंग मोनार्क की ब्लड लाइन ने उसकी मदद की और उसके साथ मिलकर ब्रॉकी को हराया। यही सोचकर सू को लगने लगा कि उसे अभी बहुत आगे जाना है और बहुत स्ट्रांग बनना है। वो अपने मन में कहने लगा कि जो ये सिस्टम क्वेस्ट और टास्क दे रहा है, इन्हें पूरा करके जो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो मिल गया तो शायद वो अपने पेरेंट्स से भी मिल सकेगा। इसी उम्मीद में उसने ठान लिया कि वो ये सब करता रहेगा। फिर उसने बेरू से पूछा, ब्रॉकी के कॉप्स खाने के बाद उसे इथेरिन के बारे में कुछ पता चला? बेरू ने कहा कि उसने ब्रॉकी की यादों में झांकने की कोशिश की, लेकिन इथेरिन के सोल्जन्स या पॉस्टल्स के बारे में कुछ भी नहीं था, जैसे सब मिटा दिया गया हो। हाँ, एक बात मिली, ब्रॉकी को हाइना गिल्ड देने वाले इंसान असल में वही थे जो लोगों को किडनैप कर रहे थे। वो इंसान किसी गिल्ड के थे और उनका नाम था ग्रीम रीप गिल्ड। बेरू बोला, अगर हम इस गिल्ड के अंदर घुस जाएं तो इथेरिन के बारे में असली जानकारी मिल सकती है। सू ये सुनकर और एक्साइटेड हो गया, क्योंकि अब उसे पक्का पता चल गया कि इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो इथेरिन के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद सीन बदलता है। एक आदमी ली नाम का फोन पर बात कर रहा है। वो किसी ताइग्यू नाम के बंदे को कॉल करके पूछता है कि क्या वो डंजन में गया था साउथ ईस्ट एशिया में। ताइग्यू गुस्से में जवाब देता है, तू अपना काम कर, मैं कहाँ जाता हूँ ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो ली को ब्लेम करता है कि हाइना गिल्ड वाले हादसे में उसका हाथ है, जैसे उसने छुप के कमीशन लिया हो। दोनों ग्रीम रीप गिल्ड से ही हैं, वही गिल्ड जो ब्रॉकी की यादों में सामने आई थी। ताइग्यू ने फोन पर धमकी भी दी, अगर एसोसिएशन को पता चल गया तो ली की खैर नहीं। ली हंसते हुए कहता है, उनके पास प्रूफ ही नहीं है, मैं वकील लगा दूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर ताइग्यू कहता है, कानून भी तेरी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि एसोसिएशन का चेयरमैन बहुत सख्त है। फिर वो बोलता है कि रेट खत्म होते होते ये सब सुलझ जाना चाहिए और फोन काट देता है। ली को गुस्सा आ जाता है, सोचता है कि जो कभी उसका ड्राइवर था अब अवेकन होकर ए रैंक हंटर बन गया है और उस पर हुक्म चला रहा है। गुस्से में टेबल तोड़ देता है और याद करता है कि जिसने ब्रॉकी को हराया और हाइना गिल्ड को खत्म किया, उसके बारे में जो सर्वाइवर्स ने बताया वो बहुत यंग था और मास्क पहने हुए था। ये बात ली के दिमाग में अटक जाती है। इसके बाद ली एक क्रिस्टल जैसा बॉल निकालता है, नाम है स्टारडस्ट। ये वही ली मिनसंग हैं जिसे सोलो लेवलिंग के फैन शायद याद मरते हैं। पहले एक सेलिब्रिटी, लेकिन यहाँ वो ग्रीम लीप गिल्ड का वाइस सीईओ और एक ए रैंक हंटर है। स्टारडस्ट का असर यह है कि अगर कोई बी रैंक हंटर इसे खा ले तो उसकी ताकत बढ़कर ए रैंक तक पहुंच जाती है। ली सोच रहा था कि अगर ये उसके लिए काम कर गया तो कोई भी उसे नीचे देखकर बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ ग्रे लगातार लड़ रहा था, गॉब्लिन्स को खा रहा था और स्ट्रांग बन रहा था। बेरू उसे देखकर कह रहा था, और मजबूत बनो ताकि तुम यंग मोनार्क की मदद कर सको। तभी सू के सामने एक नया नोटिफिकेशन खुलता है। ग्रे ने मॉन्स्टर्स को मारकर काफी एक्सपीरियंस जमा कर लिया है और अब से ग्रे जो भी मॉन्स्टर मारेगा उसका एक्सपीरियंस सू के साथ 50-50 शेयर होगा। सू ये देखकर हैरान रह जाता है, मतलब वो लड़ेगा और मुझे भी आधा एक्सपी मिलेगा? बेरू कहता है, हाँ, पहले भी कुछ ऐसा था, लेकिन ये सिस्टम और भी एडवांस्ड है। सू खुश था कि जैसे पुराने शैडो मोनार्क के सिपाही लड़ाई करते थे और एक्सपीरियंस पॉइंट्स उनके मोनार्क को भी मिलता था, वैसे ही अब ग्रे जो भी मारता है उसका आधा एक्सपी खुद सू को मिल रहा है। उसमें ग्रे को कहा, मारते रहो, काम करते रहो, लेकिन वो भूल गया कि ग्रे कोई शैडो सोल्जर नहीं है, वो एक जिंदा प्राणी है, वो थकता भी है। तभी सिस्टम से एक नया नोटिफिकेशन आया, एक क्लीन अप क्वेस्ट। टारगेट था 100 गॉब्लिन्स, 10 गॉब्लिन कमांडर्स और 1 गॉब्लिन सेंचुरी। सू को तुरंत समझ में आ गया कि जितना मारेंगे उतने पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उससे वो और पावरफुल बनेगा। बेरू ने जोड़ा, सिस्टम चाहता है कि तुम इस जगह को अपनी टेरिटरी बना लो। सू को एक दिक्कत आई, इतने बड़े इलाके में गॉब्लिन्स कहाँ ढूंढे? फिर उसे याद आया, पिछली बार एक गॉब्लिन ने हॉर्न बजाया था तो ढेर सारे गॉब्लिन आ गए थे। उसने अपनी इन्वेंट्री से वही हॉर्न निकाला, फूका और इस बार गॉब्लिन बुलाने के लिए खुद ही उसका इस्तेमाल कर लिया। सैकड़ों गॉब्लिन्स उसकी तरफ दौड़ पड़े। सू ने उन्हें मारना शुरू किया, मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ये बोरिंग लगने लगा। फिर उसने अपने सारे शैडो सोल्जर्स बुला लिए ताकि सफाई जल्दी हो। लड़ाई खत्म होने के बाद अराइज बोला और गिरे हुए गॉब्लिन्स को अपनी आर्मी में जोड़ लिया। 3 घंटे लगातार लड़ाई के बाद क्वेस्ट पूरा हो गया। ग्रे थककर चूर हो गया, लेकिन सू ने देखा कि उसने टारगेट से भी ज्यादा मार डाले। 100 की जगह 200 गॉब्लिन्स, 10 की जगह 20 कमांडर्स और 1 की जगह 2 सेंचुरी, मतलब रिवॉर्ड्स भी डबल।
उसे 3 इनाम मिले। पहला स्टेटस रिकवरी, जिससे वो पूरी तरह हील हो सकता है। दूसरा एबिलिटी पॉइंट्स, जो तुरंत इस्तेमाल करके उसकी स्टैट्स बढ़ गई। और तीसरा एक चॉइस, रैंडम ब्लेसिड बॉक्स, जो वो चीज़ देगा जो प्लेयर चाहता है, या रैंडम कर्स्ड बॉक्स, जो वो चीज़ देगा जो प्लेयर को सच में ज़रूरत है। सू कंफ्यूज हो गया, चाहिए वाली चीज़ लूँ या ज़रूरत वाली। काफ़ी सोचने के बाद उसने ज़रूरत वाला चुना और कर्स्ड बॉक्स से उसे मिला वल्कन्स हुन, दरअसल गॉन्टलेट्स का सेट। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि इतने समय से वो अपने शैडो सोल्जर से गॉन्टलेट्स बनवा रहा था और अब उसे असली मिल गए हैं। ये गॉन्टलेट्स फिजिकल डैमेज को 30% बूस्ट करते थे, लेकिन बहुत भारी थे, तो उसने अपनी स्ट्रेंथ स्टार्ट बढ़ा दी ताकि इन्हें आसानी से पहन सके। सू फिर से फाइट के मूड में था, लेकिन बेरू ने याद दिलाया, ग्रे शैडो सोल्जर नहीं है, वो थकता है। सू ने कहा, ठीक है, अब वापस चलते हैं। वे शैडो डंजन से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आ गए। जैसे ही वो बाहर आया, उसे फोन पर अपने आर्ट इंस्ट्रक्टर का मैसेज मिला, मदद चाहिए थी। मिलने पर पता चला कि जिस कलेक्टिंग टीम के साथ वो काम कर रहा था, वो सब मौज मस्ती में निकल गए और अब अचानक उन्हें एक अर्जेंट डंजन जाना है। लेकिन एक अकेला बंदा वहां नहीं जा सकता, कम से कम 2 लोग चाहिए। उसने सू से साथ चलने को कहा ताकि दोनों मिलकर कुछ काम कर सकें। कलेक्टिंग टीम असल में वो होती है जो बीस्ट को मारने के बाद उनके शरीर से कीमती चीजें निकालती है। सू तैयार होकर आया और डंजन जाने वाले सारे हंटर सामने खड़े थे। उनका लीडर गुस्से में पूछ रहा था, 2 ही कलेक्टिंग टीम मेंबर क्यों हैं, बाकी कहाँ है? आर्ट इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि बाकी लोग अचानक गायब हो गए हैं। लीडर चिल्लाया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, पूरी टीम आएगी। गिल्ड के लोग बोले कि उन्होंने मोटी रकम चुकाकर इस डंजन में जाने का राइट ग्रीन रीपर गिल्ड से खरीदा है। यह इलाका उसी गिल्ड के अंडर आता है और अगर किसी दूसरे ग्रुप को यहां जाना है तो पैसे देने पड़ते हैं। ग्रीन रीपर गिल्ड के अंडर आने वाले उस डंजन में जाने के लिए मोटी रकम देकर परमिशन ली गई थी, लेकिन कलेक्टिंग टीम में सिर्फ 2 ही लोग थे। बाकियों के अचानक गायब हो जाने से स्ट्राइक टीम का लीडर आग बबूला हो गया। बस 2 लोग, तुम लोग यहां आके क्या कलेक्ट करोगे? हमारा टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो। आर्ट इंस्ट्रक्टर ने तुरंत सफाई दी, हम मेहनत करेंगे, हमारे लिए 2 लोग ही काफी हैं। असल में उसे पता था कि सू अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास समनिंग की पावर है और वो अकेला भी कई लोगों को काम कर सकता है। थोड़ी बहस के बाद लीडर ने माना और सब डंजन के गेट की तरफ बढ़ने लगे। सू चलते चलते बाकी हंटर्स को स्कैन करने लगा। 4 डी रैंक मैजिक टाइप, 5 डी रैंक कॉम्बैट टाइप और एक सी रैंक हीलर जो ग्रुप का लीडर था। उसके दिमाग में अभी भी कर्स्ड बॉक्स की याद ताज़ा थी। वो खुद से बुदबुदाया, सिस्टम ने सही कहा, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वही मिला, वल्कन्स हॉर्न। डंजन में डेमन है और ये गियर उनके खिलाफ परफेक्ट है। ऊपर से ये वही गिल्ड का इलाका था जिसके बारे में उसे जानकारी चाहिए थी। ये तो सीधा वरदान है, उसने सोचा। डंजन के अंदर कदम रखते ही लिजर्ड जैसे मॉन्स्टर सामने आ गए। स्ट्राइक टीम ने उन्हें आसानी से काबू कर लिया और कैप्टन ने कलेक्टिंग टीम को पास रहने का आदेश दिया ताकि कलेक्शन का काम तुरंत हो सके। सू पहली बार हंटर्स को लाइव लड़ते देख रहा था और सोच रहा था कि कलेक्टिंग टीम का काम थोड़ा आसान करते। उसने अपने गॉब्लिन कमांडर्स और सेंचुरियंस को समन किया, कुल 7 गॉब्लिन्स। कुछ ही पलों में उन्होंने सारे मटीरियल्स कलेक्ट कर लिए। कैप्टन पीछे मुड़ा और हैरान रह गया, ये गॉब्लिन्स कहाँ से आए, तुमने किया? फिर हंसते हुए बोला, हमारी टीम में परमानेंटली शामिल हो जाओ, डबल नहीं ट्रिपल पे देंगे। सू ने साफ मना कर दिया, कलेक्टिंग टीम में जिंदगी भर काम करने का मेरा कोई इरादा नहीं। तब एक हंटर ने आवाज लगाई, कैप्टन यहाँ कुछ है। उन्होंने देखा एक इंसानी लाश जिससे नीली लौ उठ रही थी, बिल्कुल मिस्टेड बर्न जैसी। कैप्टन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? सू ने शांत स्वर में कहा, मेरे आर्ट यूनिवर्सिटी पर अटैक हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिस्टेड बर्न इंसानों को अटैक करके उन्हें अपने जैसा बना देते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक के बाद एक कई लाशें मिली, सब सामान्य इंसान, सबके साथ वही नीली लौ। माहौल भारी हो गया। कुछ हंटर्स बोले कि हमें यहीं रुककर एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी चाहिए। कैप्टन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ये अजीब है लेकिन कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है, हम डी रैंक हंटर्स हैं, आगे बढ़ते हैं। सू हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस यही सुनने का इंतजार था। उसने अपने आर्ट इंस्ट्रक्टर से कहा, अगर कुछ गड़बड़ हो तुरंत यहां से निकल जाना। दृश्य बदलता है। डंजन के किसी और हिस्से में अजीब प्राणी नीली आग में मिस्टेड बर्न को जला रहे थे। उनकी शक्ल इंसानों जैसी भी लग रही थी और नकली मास्क पहने डेमन जैसी भी। आग की लपटें उतनी तेज नहीं जल रही थीं, तो उनमें से एक ने झुंझलाते हुए कहा, लकड़ी की सप्लाई में क्या दिक्कत आ गई है? दूसरे ने जवाब दिया कि उनके सप्लाई ग्राउंड पर कोई समस्या चल रही है, इसलिए आग का ईंधन सही से नहीं पहुंच रहा। डंजन के उस अंधेरे हिस्से में जहां नीली आग की लपटें हवा में धुएं की तरह तैर रही थीं, एक एक करके सारे बींग अपने बीच बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक झुंझलाते हुए बोला, हमें तुरंत नए सप्लायर्स का इंतजाम करना पड़ेगा, बहुत जल्द, इसकी हमें बेहद ज़रूरत है। दूसरा थोड़ा हैरान होकर बोला,
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हायना गिल्ड को सप्लाई भेजने में प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा अपनी नज़र नीली लपटों की ओर टिकाए हुए गुस्से में बोला, अगर फायर रेट ऐसे ही धीमा चलता रहा तो हमारा स्टारडस्ट प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहीं पर साफ हो गया, जिन इंसानों को हायना गिल्ड किडनैप कर रही थी उन्हें ये फायरवुड कह रहे थे। उन बेकसूर लोगों को यहां लाकर जिंदा जलाया जाता था। ये जलते शरीर सिर्फ राख नहीं बनते थे, उनसे वो घिनौना मटेरियल निकाला जाता था जिससे स्टार डस्ट बनता था। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हंटर की एबिलिटी एक हफ्ते के लिए बढ़ा देता है, जिससे कोई भी लो रैंक हंटर टेम्परेली हाई रैंक बन सकता है। यही डार्क इंडस्ट्री यहां फल फूल रही थी। तभी उनमें से एक ने अचानक हवा को सूंघते हुए कहा, हंटर्स पास में हैं। दूसरा शिकारी जैसी मुस्कान के साथ बोला, मतलब हमें नया फायरवुड मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें मारने के लिए बढ़ा, पीछे से एक ठंडी आवाज आई, उन्हें जिंदा लाना है, मारना नहीं। दूसरी ओर हंटर्स की टीम डंजन के भीतर आगे बढ़ रही थी। घाव भर रहे थे, एक दूसरे को कवर दे रहे थे। तभी लीडर ने जेब से एक स्टारडस्ट निकाली और कहा, तुमने इसके बारे में सुना है? आजकल ये धड़ल्ले से बिक रही है। जो पावर बढ़ाना चाहता है बस इसे खा लेता है और एक हफ्ते तक हाई रैंक हंटर बन जाता है। वो इसे खाने ही वाला था कि वही बींग अचानक प्रकट हुआ, हथियार से वार किया और ठंडी हंसी में बोला, ओप्स, मुझे इसे जिंदा पकड़ना था लेकिन खत्म कर दिया। हंटर्स हैरान रह गए, ये मॉन्स्टर बोल सकता था। उसने जेब से स्टारडस्ट निकाली और खुद खा ली। हंटर्स दहशत में चिल्लाए, इसे इफेक्ट शुरू होने से पहले मारो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने हर हंटर को उठाकर पटक पटक के मार डाला। उनके शरीर दीवारों से टकराकर ढेर हो गए। सिर्फ लीडर में जान बाकी थी। उसे घसीट कर वो अंदर ले गया। उधर सू के सामने नोटिफिकेशन पैनल खुला, क्वेस्ट, सर्वाइवर्स को बचाओ। विवरण में एक डेमिन का जिक्र था और सू ने ठंडी सांस ली। तो यहां पर डेमिन है। उसने अपने आर्ट इंस्ट्रक्टर को आदेश दिया, आप तुरंत बाहर जाएं और हंटर एसोसिएशन को खबर दें। उसने सिर हिलाया और तेजी से निकल गया। सू ने अपने शैडो को एक्टिव किया, आंखों में अंधेरा उतर आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उधर बींग अपने सारे फायरवुड एक जगह जमा कर रहे थे। उनमें से एक ने घोषणा की, गेट बहुत जल्द खुलने वाला है, डेमिन आने वाले हैं, इससे पहले हमें यह बैच खत्म करना होगा। उनका मकसद साफ था, इन इंसानों को जलाकर स्टार डस्ट बनाना। और स्टार डस्ट कोई साधारण दवा नहीं थी, ये जहर था। हाँ, मैजिक पावर बढ़ाता था लेकिन साथ ही लाइफ फोर्स खा जाता था। बींग गर्व से कह रहे थे, इसी वजह से हम जैसे लो रैंक डेमन भी ताकतवर बन रहे हैं। और असल में ये सब उन्हें सिखाया था उनके अपॉसल्स ने, एक सीक्रेट टेक्निक जिसके जरिए इंसानी जिंदगी को ईंधन में बदला जा रहा था। तभी सबने अचानक सू की प्रेजेंस महसूस की। यहां और हंटर्स हैं। और अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से टूटा। सू अंदर खड़ा था, नजरें जलती हुई लपटों और जले हुए मिस्ट वन पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तो यही है वो जगह जहां ये सब हो रहा है। सारे सर्वाइवर्स अभी भी सेफ हैं। वो लोगों को बचा सकता है। वन द बींग सो के ऊपर अटैक करता है। सो डॉज करते हुए बोलता है, क्या तुम लोग ये सारे काम कर रहे हो? और आगे तो फाइट स्टार्ट हो जाता है। ब्रो पहले जो बंदा जाता है उसका अटैक सो डॉज करता है, जो देख के बाकी बींग बोलता है, जो यंगेस्ट है, मतलब जो पहले उसका नाम यंगेस्ट है, ये जो यंगेस्ट है इसने सार्स को खा के अपनी एबिलिटी ग्रो कर लिया, बट स्टिल उसका अटैक उसने डॉज कर लिया, ताकि ये बोलता है, यंगेस्ट तुम यहां से हट जाओ, मुझे जाने दो। और आगे ये खुद आ जाता है सो अटैक करने के लिए। सो अटैक करता है, सो डॉज करता है, और ये कुछ इलेक्ट्रिक वेव फायर टाइप का कुछ यूज करता है, जिसको लगने से साथ सू बहुत ही एकदम खतरनाक शॉक फील करता है। सो ये अपने वेपन से अटैक करने ही वाला था। आगे सू राइज बोलता है और सारे के सारे गॉब्लिनियन समन हो जाता है, जो देख के ये बींग शॉक हो जाता है और बोलता है, ये क्या? वही है जो मैं सोच रहा था शैडो मोनार्क के बारे में। ये लोग जिन्हों के बारे में याद करने लगते हैं, लाइक कि ये काम तो शैडो मोनार्क करता है, बट शैडो मोनार्क के कंपैरिजन में इसके सोल्जर्स बहुत ही कमजोर हैं। ये हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर जो 3 बंदे हैं सू के अगेंस्ट में, सून को देख के मनीमैन बोलते हैं, यहाँ पर जो 3 बंदे हैं ये ब्रॉकी से कमजोर हैं, बट ये नंबर्स में ज्यादा हैं, तो अकेले मैं इनके साथ नहीं भिड़ पाऊंगा। सोचने लगता है मुझे करना क्या चाहिए। और सडनली हमारे सामने एक फ्लैशबैक आता है और हम लोग ब्रॉकी वाले मोमेंट पे जाते हैं। ब्रॉकी को हराने के बाद फिर ब्रॉकी के कॉप्स को थोड़ा खाने के बाद बोलता है, बाकी कॉप्स को ना खा के आप इसको अपने शैडो सोल्जर में इंक्लूड कर सकता है। सो वहां पर हेजिटेट कर रहा था, फैंग मोनार्क का डिस बिना परमिशन लिए मैं एक काम कैसे करूं। बट एट दैट टाइम हम लोग देखते हैं ग्रेव्यूज। उस टाइम में परमिशन दे दिया था, जिससे सोर्स को अपने सोल्जर में वो शामिल कर लिया था ऑलरेडी। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है। सू बोलता है, ब्रॉकी तुमने जो काम करके रखा है उसके लिए अगर तुम रिग्रेट करते हो तो अभी टाइम है, तो मेरे साथ मिलकर फाइट कर सकते हो। ये बोलने के साथ चिल्ला के सू बोलता है, अराइज, और ब्रॉकी का शैडो सोल्जर सबके सामने आ जाता है, जो देख के वो लोग फॉक हो जाता है। और इसी के साथ सो भी ग्रेवियस छलत मिल चुका है, उसके फॉर्म में है। वो फाइट स्टार्ट हो जाता है। सो बोलता है, अभी मजा आएगा ना, 3v3 होने वाले यहाँ पर फाइट,
तो सडनली फाइट स्टार्ट हो जाता है और पीछे से हम लोग देखते हैं एक लड़की आती है और बोलती है मुझे यहाँ पे किसने समन किया, और आगे हमको पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं है, दिस इज एसिल फ्रॉम डीमन कैसल। एक लड़की आई जिसके आने पर लड़ाई थोड़ी रुकी। लड़की ने पूछा कि उसे यहाँ कौन बुलाया है और क्या कोई डीमन उसके पीछे पड़ा है। उसने लड़ाई देखी और आश्चर्य जताया कि शैडो सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है। लड़ाई काफी जबरदस्त थी। सू 3 अलग अलग विंग्स के साथ लड़ रहा था और ब्रॉकी भी उसके साथ था। एक मॉन्स्टर ने सूहू को तलवार से अटैक किया, लेकिन सूहू ने अपनी गॉन्टलेट से उसे रोक दिया। वह उसे एक शॉट मारने वाला था जो शायद उसकी जीत की कुंजी थी, लेकिन बीच में एक और विंग आ गया और उसने इंटरफेयर किया। सूहू ने मन ही मन सोचा कि अब कैसे लड़ूं, क्योंकि अब कई दुश्मन एक साथ हैं। मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे थे और एक मॉन्स्टर जिसे यंगेस्ट कहा जाता था ने सूहू को चेतावनी दी कि वह सावधान रहे, नहीं तो मर सकता है। सूहू ने मदद के लिए धन्यवाद कहा। लड़ाई के बीच सूहू सोच रहा था कि कैसे दोनों दुश्मनों को अलग अलग करके एक एक करके हराया जाए, क्योंकि सीधे एक साथ लड़ना मुश्किल था। तभी वही लड़की बीच में आई और सीधे पूछने लगी कि संगनो कहाँ हैं। वह लड़की एसिल फ्रॉम टीम एंड कासल थी। सबने उसे देखा और हैरान रह गए कि ये जख्मी महिला यहाँ कैसे आई और वह अपने पिता को क्यों खोज रही है। बेरू ने उसे देखा तो चिल्लाया कि वह यहाँ क्या कर रही है। एसिल ने बेरू को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए बोली कि हाँ, ये तो बेरू है। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई बिल्कुल नहीं हो रही हो, बस कोई पुरानी दोस्त मिल गई हो। उसके बाद मॉन्स्टर्स आपस में बात करने लगे। यंगेस्ट ने बताया कि उन्होंने एक समन किया है ताकि डीमंस उनकी मदद करें, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर कह रहा था कि ये डीमन शायद उनकी तरफ नहीं है बल्कि एन की तरफ हैं। यह उनके लिए चिंता की बात थी, क्योंकि अगर डीमन एन के साथ हो गया तो उन्हें बड़ा खतरा होगा। असल ने कहा कि चलो बेरू से मिलते हैं और आराम करते हैं। वहीं सामने वाले डीमंस ने आदेश दिया कि पहले उस घायल लड़की को मारो, क्योंकि उसका खून शुद्ध डीमन खून है। उस खून से वे और ताकतवर बनेंगे और अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। सूहू ने उसे देखा और मनी मन ने कहा कि ये लड़की जानी पहचानी लग रही है। बेरू उससे पूछता है कि ये लड़की घायल है, क्या अकेले लड़ पाएगी। बेरू कहता है कि तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये लड़की लो रैंकिंग डेमन्स के लिए कोई चुनौती नहीं है। वह बताता है कि एसिल का घर फ्लडर हाउस होल्ड डीमन कैसल से बचा हुआ आखिरी जगह है, बाकी पूरा कैसल तबाह हो चुका है। एसिल इस हाउस होल्ड की एल्डर डॉटर है। फिर बेरू कहता है कि एसिल की शक्तियाँ एसिंग टीयर की हैं। एसिंग टीयर का मतलब होता है सबसे हाई लेवल की लड़ाई। वो खुद बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वह पहली बार एसिंग लेवल की लड़ाई देखने वाला है। तभी अचानक एक डेमन सामने आ जाता है और एक ही शॉट में एसिल को मार देता है। सू जो देख रहा था हैरान होकर सोचता है कि ये तो एकदम कमजोर लग रही थी, बेरू ने कहा था बहुत स्ट्रांग है। बेरू एसिल से पूछता है कि इतनी कमजोर कैसे हो गई। तब पता चलता है कि एसिल का माना बहुत कम हो चुका है। 6 महीने पहले डीमन कैसल में एक बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें सारे डीमंस ने मिलकर रिवेलियो के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। एसिल के घर के सोल्जर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन ताकत कम होने की वजह से वे हार गए। वहां से वापस आते वक्त एसिल से बहुत सारा ब्लड लिया गया था, जिससे उसकी ताकत कमजोर हो गई और उसने अपनी कुछ खास ताकतें खो दी। एसिल बेरू से मदद मांगती है कि क्या वह थोड़ा अपना माना दे सकता है। बेरू कहता है कि माना देना मतलब मेरा माना बर्बाद करना है। इस पर सू सोचता है कि ये दोनों लोग अब बहुत कमजोर हो चुके हैं और उसकी खुद की भी कोई उम्मीद नहीं बची है। डीमंस भी ये सब सुन रहे थे और उनमें से कहता है कि उसे समझ में आ गया कि ये लड़की अब कमजोर हो गई है, लेकिन इसी वजह से उसका ब्लड बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वह प्योर डीमन ब्लड है। अगर वे उसे मार लें तो और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। फिर बेरू के पास एक आइडिया आता है। उसने जो थोड़ा बहुत रिकवर किया था, उस कॉर्प्स को खाकर उसकी ताकत बढ़ गई है, जिससे वह एसिल को कुछ ताकत वापस दे सकता है। बेरू एसिल को पावर अप करता है और उसकी ताकत 50% तक बढ़ जाती है। अब एसिल लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। बेरू कहता है कि जाओ और डीमंस को मारो। सू सोचता है कि अगर ये लड़ाई 1-on-1 होती तो ये लड़ाई उनके लिए आसान होती, लेकिन अब तीनों एक साथ हैं तो मुश्किल हो जाएगी। एसिल डीमन पर अटैक करने भागती है, लेकिन डीमन सामने से उस पर हमला करता है। वह हमला ऐसा था जिसे एसिल रोक नहीं पाती। तभी सू आ जाता है, उसके हथियार से हमला रोकता है और एसिल को बचा लेता है। फिर सू अपने हथियार से यंगेस्ट को एक स्लैश से 2 हिस्सों में काट देता है और उसे हराकर लेवल अप कर लेता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि वल्कन का हॉर्न, जो उसके हाथ में गॉन्टलेट है, ने डीमन की सोल को खा लिया है और उसका फिजिकल डैमेज 31% तक बढ़ गया है। डीमन अपने साथी को मरता देख घबराता है और कहता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा। वह अपने हथियार लेकर लड़ने जाता है, लेकिन उसी वक्त बेरू का पावर खत्म हो जाता है और एसिल बेहोश हो जाती है। डीमन सोचता है कि अब लड़ाई खत्म है और वह एसिल को मारने वाला होता है, लेकिन सू पीछे से आकर उसे मार देता है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि उसका सोल भी वल्कन की हॉर्न ने खा लिया है। अब 3 डीमंस में से 2 खत्म हो चुके थे। डीमन कहता है कि वे पहले तो फायदे में थे, लेकिन अब वह खुद नुकसान में हैं। फिर लड़ाई खत्म नहीं हुई थी और अभी भी आगे बहुत कुछ होने वाला था।
डीमन लड़ाई में आगे बढ़ता है और कहता है कि वह उस प्योर डीमन लड़की एसिल का खून पीकर खुद को और भी ताकतवर बना लेगा और फिर सबको खत्म कर देगा। जैसे ही वह हमला करता है उसके हाथों के ऊपर अचानक सू आ जाता है और कहता है कि ना कहीं मौका है, मेरे सामने तुम उसे छू भी नहीं सकते। सू आगे कहता है कि अब मैं सब कुछ निगलने वाला हूं, या फिर मेरे लिए कुछ बचाओगे। ये कहकर वह मुस्कुराता है और डीमन को मारता नहीं है, बल्कि उसके पीछे से उसका शैडो सोल्जर ब्रॉकी आता है और एक ही कार्ड की उस डीमन को खत्म कर देता है। इस तरह तीनों डीमंस खत्म हो जाते हैं और लड़ाई खत्म हो जाती है। बेरू भागकर एसिल के पास आता है और पूछता है, तुम ठीक हो? एसिल कहती है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि कोई संगनो जैसा पावर इस्तेमाल कर सकता है। फिर बेरू कहता है कि तुम सच में याद नहीं कर पा रही, अगर ऐसा है तो तुम हमारी लॉयल सबॉर्डिनेट नहीं हो। तुम्हें याद होना चाहिए कि अगला उम्मीदवार कौन था। एसिल सोचती है और अचानक याद आता है कि संगनो का एक बेटा था जो कि सोहू है, यानी यंग मोनार्क। अब सो को स्टोर का एक्सेस मिल गया है, वह गोल्ड से स्टोर से आइटम्स खरीद सकता है। वह गोल्ड पाकर हैरान होता है, सोचता है कि गोल्ड बिल्कुल उसके पिताजी की पॉकेट मनी जैसा है। वह गोल्ड का इस्तेमाल करते हुए लो ग्रेड हीलिंग पोशन खरीदता है जिससे सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। फिर सो सोचता है कि वह उस हीलिंग पोशन से एसिल को भी ठीक कर सकता है। एसिल को वह पोशन पिलाता है जिससे वह हील होने लगती है। बेरू थोड़ा हैरान होता है कि तुम ये गोल्ड हीलिंग के लिए खर्च कर रहे हो जो डीमन के लिए यूजलेस है। सू कहता है कि वह एसिल को ऐसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने अपनी ताकत खो दी है, इसलिए वह चाहता है कि एसिल उनके साथ शैडो डंजन में आए। ब्रॉकी को आदेश देता है कि सारे डीमन कॉर्प्सेस को शैडो डंजन में ले जाओ। सभी शैडो डंजन जाते हैं, लेकिन सूहू का कुछ अलग प्लान होता है। वह अपने हथियार के साथ वहां जाता है जहां सारे मिस बर्न जिन्हें जिंदा जलाया गया था रखे गए हैं। वह उन्हें देखकर कहता है कि ये सब बहुत दर्द में हैं और वह उनके लिए कुछ कर सकता है। फिर सो अपनी स्टम्प/अटैक से उन सबको खत्म कर देता है, यानी उनको दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देता है। ये मिस्ट बर्न्ड असल में नॉर्मल इंसान थे जिन्हें किडनैप कर जिंदा जलाया गया था, लेकिन वे पूरी तरह मर नहीं पाए थे। डेमन ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि उनका दर्द बाहर आए। अब सू ने उन्हें परमानेंटली खत्म कर दिया। फिर हम बाहर के सीन में देखते हैं कि जो हंटर्स बच गए थे वे बताते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। वे बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लिजर्ड्स और मिस्ट बर्न्ड देखे, और जो बाकी हंटर्स मारे गए उसका सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कहानी अभी खुलनी बाकी है। ये कहानी बड़ी गहराई और जटिलता से भरपूर है। जो बचे हुए हंटर्स थे उन्होंने बताया कि जो हुआ उससे ऐसा नहीं लगता कि किसी मॉन्स्टर ने मारा होगा। उन्होंने अंडरग्राउंड एक कमरा भी देखा था जहां कुछ अजीब सूट्स के निशान मिले जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। ये निशान उस लड़ाई से जुड़े थे, लेकिन किसी को सही जानकारी नहीं थी क्योंकि सू ने सब कुछ संभाल रखा था। फिर सू के आर्ट इंस्ट्रक्टर मिस्टर इम ने पूछा कि उस वक्त सू कहाँ था, क्या कर रहा था और क्या वो उसे जानता है। तो मिस्टर ड्रीम डॉगन ने बताया कि सू उसका जूनियर है और डंजन से बाहर आने के बाद सुरक्षित जगह छुप गया था। उसने थोड़ी झिझकते हुए कहा कि इस खतरनाक स्थिति में वे लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे केवल कलेक्टिंग टीम के सदस्य थे जो सीधे लड़ाई में शामिल नहीं होते। आर्ट इंस्ट्रक्टर मन ही मन सोचने लगा कि सू ने बचे हुए हंटर्स को बचाया है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि सू कुछ छुपा रहा है। हालांकि वो मानता है कि सू गलत काम नहीं कर रहा, इसलिए वो इंतजार करेगा जब तक सू खुद से सच सामने नहीं लाएगा। फिर सभी लोग शैडो डंजन में मिलते हैं जहां बेरू एसेल को बताता है कि संग जिनू अलग डायमेंशन में जाकर बाहरी गॉड्स से लड़ रहा है ताकि दुनिया को बचाया जा सके। सू से पूछा जाता है क्या वे पहले मिल चुके हैं। एसेल बताती है कि हाँ, ट्यूटोरियल के दौरान मिले थे, लेकिन सू सोचता है कि याददाश्त पूरी नहीं है। फिर अचानक याद आता है कि हाँ, वे मिल चुके हैं। बेरू एसेल से पूछता है कि वो इतनी कमजोर कैसे हो गई और असल में डेमन रील में क्या हुआ। एसेल बताती है कि उसका पिता डेमन किंग को मार चुका है और डीमन पैलेस उनके अधीन आ गया है। लेडी हाउस होल्ड, जो डीमन कैसल का नंबर 1 हाउस होल्ड था, लंबे समय तक वहां राज कर रहा था, लेकिन वो संग जिनू के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन संग जिनू कभी लौटा नहीं। 6 महीने पहले डीमन कैसल में स्टार्टर्स नाम का एक एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेंट आया जिसने कमजोर डीमंस को ताकतवर बना दिया। ये काफी लोकप्रिय हो गया, खासकर कमजोर डीमंस के बीच। शैडो मोनार्क की गैर मौजूदगी में ये कमजोर डेमन स्टार्टर्स के जरिए मजबूत होकर एकजुट हो गए और लेडी हाउस होल्ड के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने डीमन कैसल पर हमला कर दिया और एक बड़ी जंग छिड़ गई। लेडी हाउस होल्ड ने डीमन कैसल बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन कमजोर होने के कारण वो विजयी नहीं हो पाया। 6 महीने तक लड़ाई लड़ने के बाद लेडी हाउस होल्ड इस युद्ध को हार जाता है, लेकिन डीमंस रुकते नहीं हैं। वे अपने शिकारों का खून अलग करके पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लेडी हाउस होल्ड प्योर ब्लड डीमन नोबल्स थे। उनका खून पीने से डीमंस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। धीरे धीरे लेडी हाउस होल्ड के सभी सदस्य मर जाते हैं, जिसमें एसेल के पिता भी शामिल थे, जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। एसेल अकेली बची थी, लेकिन उससे भी बहुत खून लिया गया था, फिर भी वो बचकर वापस आ गई। बेसिकली सब मर चुके थे सिवाय एसेल के, जो उसके हाउस होल्ड का आखिरी जीवित सदस्य थी। उसके बाद डीमन कैसल पर किसी और का शासन हो गया।
एसिल बहुत भावुक थी और सोच रही थी जब शैडो मोनार्क वापस आएंगे तो उसे क्या जवाब देगा। सू ने उसे समझाया कि उसने और उसके हाउसहोल्ड ने जो किया वो बहुत अच्छा था और अगर उसका पिता होता तो वो भी यही कहता। सू ने कहा कि वो थैंकफुल है क्योंकि एसिल ने उसके पिता की जगह लड़ाई लड़ी। ये सुनकर एसिल भावुक होकर रो पड़ी। सू ने वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा और मिलकर वे लेडी हाउस होल्ड को फिर से मजबूत बनाएंगे। उसके बाद एक नोटिफिकेशन पैनल आता है जिसमें पूछा जाता है क्या सू अपनी टीम में एसिल को लेना चाहता है क्योंकि वो वाइट फ्लेम मोनार्क की वंशज है। ये सुनकर सू चौंक जाता है और तुरंत उसे अपनी टीम में ले लेता है। अब सू की टीम में 8 डिसेंडेंट्स हो चुके हैं। एसिल को भी ये पता चलता है और वो काफ़ी हैरान होती है। सू बताता है कि अब टीम के मेंबर्स नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हैं जो पहले नहीं देख पाते थे। फिर सू और एसएल अपने नए बॉन्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम डीमन ब्लास्ट है। ये बहुत मजबूत पावर होती है लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए एसएल को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। सू सोचता है कि ये पावर काफ़ी प्रभावी है लेकिन जब वो डैमेज चेक करता है तो पता चलता है कि किसी तरह इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आता कि एसएल बेहोश क्यों हुई। उस दौरान बेरू सू से रिक्वेस्ट करता है कि उसने जितने डेमन्स मारे हैं उनकी कॉर्प्स यानी शव को खाना चाहता है ताकि अपनी मैजिकल पावर बढ़ा सके। सू इस बात को लेकर सोचता है कि वो इन कॉर्प्स को अपने शैडो सोल्जर्स में शामिल कर ले लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि ये डीमन्स करप्टेड होते हैं। इसलिए डीमन कैसल वालों ने इस पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। फिर सू बेरू को अनुमति देता है कि वो कॉर्प्स खा सकता है। बेरू उन्हें खाने के बाद उनकी मेमोरीज हासिल कर लेता है जिससे उसे इस दुनिया के अपोस्टल्स के बारे में पता चलता है। बेरू बताता है कि स्टारडस्ट नाम का पावर पहले ही दुनिया में फैल चुका है और मिस्ट बर्न मॉन्स्टर जो कि आउटर यूनिवर्स से आया है इस यूनिवर्स का नहीं बल्कि अलग डायमेंशन के प्राणी हैं। ये सुनकर एसिल और सू दोनों चौंक जाते हैं। बेरू कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि ये सब किस्मत है या संयोग, लेकिन वो जो मॉन्स्टर का कॉर्प्स खा चुका है वो ब्रॉकी और हाइना गिल्ड से जुड़ा हुआ है और यहीं पर कहानी का ये हिस्सा खत्म होता है। बट बेरू आगे बोलता है कि ये स्टार्टर्स बनाने की इकलौती जगह नहीं है, वहाँ और भी कई जगह हैं जिन्हें वो लोग स्टार्टर्स फैक्ट्री कहते हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हाइना गिल्ड के लोग नॉर्मल इंसानों को किडनैप करते हैं और ग्रीन रीपर गिल्ड वाले उन किडनैप लोगों को मॉन्स्टर के पास ले जाकर देते हैं। फिर वो मॉन्स्टर अपनी रेसिपी के हिसाब से उन इंसानों को जलाकर स्टार्टर्स बनाता है। यहाँ पर 2 गिल्ड इन्वॉल्व हैं, हाइना गिल्ड और ग्रीन रीपर गिल्ड। फिर बेरू कहता है कि इन सब के पीछे इटरी का हाथ है यानी आउटर गॉड का, बाहरी दुनिया के भगवान का। वो भी ये बताता है कि जो स्टेटस बनाते हैं उनके पीछे एक इंसान भी है जो इस दुनिया में मौजूद है। ये सुनकर सू पूरी तरह शॉक हो जाता है। ड्रैगन डेमन की मेमोरी से बेरू को पता चलता है कि ये इंसान कौन है जो इटरी और अपोस्टल्स की मदद कर रहा है। फिर बेरू बताता है कि वो इंसान ग्रीन रीपर गिल्ड का वाइस सीईओ है जिसका नाम लिम है। यही वो मुख्य दोषी है जिसे सभी सोलो लेवलिंग एनिमेशन के फैंस चौंकाने वाला विलन मानते हैं। इसके बाद हम लिमिन संग को देखते हैं जो पूछताछ के लिए ले जाया गया था लेकिन वहां से बच निकलता है। वहां काफ़ी रिपोर्टर्स थे जो उसे दोषी ठहरा रहे थे लेकिन लिमिन संग अपनी एक्टिंग स्किल्स से सिंपैथी कार्ड खेलकर सबके सामने अच्छा बन गया। ये सब देखकर हनीमैन कहता है कि वो पहले भी बड़ा स्टार था और अब भी उसकी एक्टिंग स्किल्स कमाल की हैं। इसी दौरान सू छुप के ये सब देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि लिमिन संग असल में कौन है। बेरू सीधे सू को बोलता है कि तुम उस लेवल पर नहीं हो कि तुम लिमिन संग को हरा सको। फिर लिमिन संग गाड़ी में बैठकर मुस्कुराता है और आगे के मोमेंट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं जिन्हें अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। अंत में मैसेज आता है कि तुम्हारा काम है 2000 कमेंट्स करना, मेरा काम है अगले वीडियो पर काम करना। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।